मेरा नाम अंकित है और मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सुष्मिता। हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग हिमाचल घूमने जाएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड ने झूठ बोला कि वो सिर्फ लड़कियों के साथ ही घूमने जा रही है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि मैं मेरे दोस्त विनय को ले आऊँगा और वो अपनी दोस्त कायरा को लेके आएंगी। हम लोगों का ग्रेजुएशन अभी पूरा हुआ था। हम लोगों को पता था कि हमारे पास यही मौका है कि हम हमारी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि हम सारे लोगों की जॉब लगने वाली थी। इसलिए सोचा कि हम इस पल को यादगार बनाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। विशाखापट्टनम से हिमाचल का रास्ता लंबा था। हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कार में ही जाएंगे। मेरे खुद की कार थी, तो इसलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं थी और पैसे भी हमारे पास ठीक ठाक थे, क्योंकि हम लोगों ने प्लान बनाया था कि ग्रेजुएशन के बाद तो कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे और वैसे भी हमारी फैमिलीज अच्छे घर से है, इसलिए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी। विशाखापट्टनम से हिमाचल का रास्ता तकरीबन 2000 किलोमीटर का था। हम लोगों को 2 से 3 दिन तो लगने ही वाले थे। हम लोगों ने सोचा कि चाहे कितने दिन भी लगे, हम लोग एंजॉय करते जाएंगे। मैंने फिर विनय को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी उसके दोस्त को अपने घर बुला लिया। हम लोगों ने फिर अपनी ट्रिप चालू कर दी। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे लग रहा था कि बस यही ज़िंदगी है और चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है। शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हम लोग हिमाचल पहुँचे और वहाँ की एक होटल में रात रुकने का तय किया। हम लोगों का प्लान ये था कि उस रात को आराम करेंगे और दूसरी रात को घूमने चले जाएंगे और किसी और होटल में चेक इन कर लेंगे। हम लोगों के पास तकरीबन 15 से 20 दिन थे, तो कोई टेंशन ही नहीं थी। हम लोगों ने पहले ही रिसर्च कर ली थी कि हिमाचल में कौन सी जगहें देखने लायक है। उसके हिसाब से हम लोगों ने हमारा प्लान किया। पहले 5-6 दिन तो सब कुछ ठीक रहा। हम लोगों ने घूमा, खाया, मौज की। बस हम लोग बहुत खुश थे, पर सारी चीज़ें बाद में बिगड़ने लगी। एक रात की बात है, मैं ड्राइव कर रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास ही बैठी थी और पीछे विनय और कायरा बैठे थे। थोड़ी ही देर में हम लोग एक जंगल के इलाके में आए। पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड को क्या हुआ, उसने अचानक से कहा कि गाड़ी रोको। मैंने कहा क्या हुआ? वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने सोचा शायद उसको वॉशरूम जाना होगा, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से उतरी और झाड़ियों के पीछे चले गई। तकरीबन 5 मिनट वेट करने के बाद भी मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ से नहीं आई। मुझे उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने कायरा को कहा कि कायरा जाओ और देखो कि आखिर चक्कर क्या है। कायरा गई और थोड़ी ही देर में उसके चिल्लाने की आवाज आई। मैं और विनय दौड़ते दौड़ते वहां गए तो देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड बेहोश पड़ी है और उसके नाक से खून निकल रहा था। मैं टेंशन में आ गया। उसकी सांसें अभी चालू है। फिर मेरे जान में जान आई। मैंने फिर उसके मुंह पे पानी छिड़का और थोड़ी ही देर में वो होश में आ गई। मैं बहुत खुश था। फिर हम लोगों ने एक होटल में चेक इन किया और वहीं पे सो गए। तकरीबन 1:30 बजे हम लोग उस होटल में पहुंचे थे। मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने एक रूम बुक किया था और दूसरे रूम में वो दोनों ने। रात के 3 बजे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। क्योंकि जिस होटल में हम रुके हुए थे वो कॉटेज टाइप जैसी थी और वो शहर से थोड़ा दूर भी थी। मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास नहीं है। मुझे थोड़ी चिंता हुई। मैं उठकर बाथरूम चेक किया, पर बाथरूम में भी कोई भी नहीं था। फिर मैंने सोचा कि शायद वो विनय उनके रूम में गई होंगी। फिर मैं विनय के रूम में गया और उसकी रूम चेक की। उसके रूम में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैंने फिर दोनों को कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड गायब है। वो लोगों ने कहा कि भाई तू चिंता मत कर, कुछ भी हो जाए हम उसे ढूंढ के ही रहेंगे। फिर मैं उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ गया और मेरे दोस्त उसे होटल में ही यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे। फिर मैं होटल के बाहर निकला और देखा कि मेरी गर्लफ्रेंड एक बेंच के ऊपर दूसरी तरफ मुंह किए बैठी हुई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा तो
वो ज़ोर से चिल्लाई और वही बेहोश हो गई। मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। मैंने सोचा कि ये पक्का इतनी दिन ट्रिप की है उसका ही असर होगा, उसकी तबीयत खराब होगी। शायद मेरी ये गलती थी। मैंने उसे डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 दिन अच्छे से घूमने के बाद एक रात आई जो शायद मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। रात के 2:30 बज चुके थे। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के पास ही सोया हुआ था। वो अचानक से ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी और कुछ खुसफुसा रही थी। मैंने फिर उठ के देखा तो वो मेरे ही तरफ घूरते हुए देख रही थी। उसकी आंखें एकदम से काली हो गई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और पता नहीं पहाड़ी भाषा में मुझे क्या कह रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे पहाड़ी भाषा आती थी। मैं बहुत डर चुका था। मैंने कॉटेज वालों को बुलाया। उन्होंने कहा कि ये चुड़ैल का चक्कर है। मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। मैंने फिर विनय उनको उठाया और मेरी गर्लफ्रेंड को लेके कार में बिठा के हम लोग हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे। हम लोग जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हमारी गाड़ी बंद हो जाती। फिर पैदल पैदल ही उसको लेके पास ही के ही हॉस्पिटल में जाने लगे। कॉटेज वाले ने कहा था कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे हमें डॉक्टर मिल जाएंगे। हम लोग फिर पैदल ही जा रहे थे। हम लोगों को पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। हम लोगों ने ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है। हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ते गए। फिर हम लोगों को किसी औरत के घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी। जैसे तैसे करके हम हॉस्पिटल में पहुंचे, पर उस हॉस्पिटल वाले ने कहा कि यह हमारे बस का नहीं है, इसके लिए किसी बाबा को बुलाना पड़ेगा। फिर हॉस्पिटल वालों ने बाबा को बुलाया। मेरी गर्लफ्रेंड का झाड़ फूक किया गया, तब जाके वो ठीक हो पाई। बाबा ने कहा कि जब ये लड़की जिस जगह पे वो वॉशरूम के लिए बैठी थी वो जगह किसी चुड़ैल की थी। उस चुड़ैल को इसकी हरकत पसंद नहीं आई, इसलिए उसने सोचा कि वो उसे अपने साथ ही ले जाएगी। पर अच्छा हुआ तुम लोगों ने उसे मेरे पास लाया और वो ठीक हो गई। ये तावीज़ लो और इसे पहना देना, और इस तावीज़ को कभी मत उतारना, और गलती से भी उस रास्ते से फिर मत गुजरना। ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मैं मैंगलोर का रहने वाला हूँ, जो कि कर्नाटका के एक शहर का नाम है। तो हुआ है कि बात बहुत साल पहले की है। मेरे दादाजी कुछ फंक्शन अटेंड करने के बाद अपने घर की तरफ आ रहे थे। वहाँ के लोगों ने उनको कई बार कहा कि वो रुक जाए और दूसरे दिन चले जाए, पर मेरे दादाजी थोड़े ज़िद्दी थे, इसलिए उन्होंने वो लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि वो बस घर जाना चाहते हैं। वो अपने हाथ में टॉर्च लेके घर की तरफ निकल पड़े। तो ऐसा था कि उनको घर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता उनको 5 से 6 किलोमीटर का पड़ता और दूसरा रास्ता जंगल से जाता था, जो कि 2 किलोमीटर में ही उनको घर पहुंचा देता था। दिन के समय में मेरे दादाजी बहुत बार उस रास्ते से जा चुके थे, इसलिए उनको कोई डर भी नहीं था। वो ऐसे ही मस्त मगन होके अपने घर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने जंगल आधा पार किया होगा कि उनको अचानक से पीछे से किसी औरत के घुंघरू की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी कि कोई घुंघरू पहन के एकदम से दादाजी के पीछे आता हो और बस खड़ा हो जाता हो। मेरे दादाजी समझ गए थे कि ये चीज़ क्या है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग उस चीज़ को मास्ती कहते हैं। मास्ती का मतलब ये है कि एक रूह जो यहाँ से वहाँ भटकती रहती है। दादाजी को पता था कि करना क्या चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए और उन कपड़ों पे टॉयलेट कर दिया और फिर आगे बढ़ने लगे। दादाजी को एक पेड़ दिखा जो कि
पवित्र माना जाता था। उस पेड़ को हम लोग केरडा कहते हैं। पता नहीं आप लोग क्या कहते होगे। उन्होंने उस पेड़ की डाली ली और उस रूह को गालियां देते देते घर तक पहुंचे। फिर उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, उस रास्ते से वो फिर कभी नहीं जाएंगे। ये घटना मेरे चाचा और चाची के साथ घटी थी। हम लोग मुंबई के रहने वाले हैं। तो ये घटना 2002 में घटी थी। अप्रैल या मई का टाइम था। तो हुआ यूँ कि मेरे चाचा जी को कुछ काम था। मेरे दादा दादी मुंबई से ही 3-4 घंटों की दूरी पर एक छोटे से गांव में रहते थे। चाचा को भी वही जाना था। तो वो अपने दोस्त को लेके वहाँ पे चले गए। वो शाम में ही घर आने के लिए निकल गए। रास्ते में मेरे चाचा जी का और उनके दोस्त का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो चुका था। चोटें बहुत सीरियस थी। लोकल लोगों ने चाचा जी और उनके दोस्त को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया। फिर चाची को खबर दी। चाची रोते रोते वहां पे पहुंचे। डॉक्टर ने कहा कि उनके पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मेरी चाची भी मान गई। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था। मेरी चाची चाचा जी के पास जाके बैठ गई थी। चाची भी थक चुकी थी। रोते रोते अब उनको भी थक लग गया था। तो जैसे ही बैठी थोड़ी देर में वो सो गई। रात के तकरीबन 2 बजे थे। चाची को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा है और उनको बुला रहा है। चाचा जी को भी अब होश आ चुका था। वो लोगों को एक औरत की आवाज़ आई जो कि टाइम पूछ रही थी। मेरे चाचा जी उस औरत को देख के कुछ भी नहीं बोल पाए, बस चुप हो गए। मेरी चाची अपनी आंखें मलते हुए उस औरत को देखने की कोशिश कर रही थी। जब उन्होंने उस औरत को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि एक औरत जिसका बदन जल चुका है वो उन लोगों को टाइम पूछ रही थी। मेरी चाची भी इतना डर चुकी थी कि उनके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। जवाब ना पाकर वो औरत वहां से चले गई। दूसरे दिन सुबह में जब मेरी चाची ने नर्स से पूछा तो नर्स ने कहा कि वो औरत मर चुकी है और उसकी आत्मा हर रात ऐसे ही यहाँ से वहाँ भटकती रहती है। उस औरत ने अभी तक किसी का कुछ भी नुकसान नहीं किया, पर शायद वो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहती। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, पर शायद उसकी ज़िंदगी के कुछ पल यहाँ पे बिताना तय है शायद। फिर मेरे चाचा चाची वहाँ से घर आ गए। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे और मेरे मम्मी के साथ 2015 में घटी थी। तो हुआ यूँ कि हम लोगों को घूमने का बहुत शौक था। हम यहाँ से वहाँ घूमा करते थे। ऐसी कोई भी जगह इंडिया में नहीं होगी कि हम लोगों ने नहीं घूमी होगी। टाइम मिलते ही हम लोग इंडिया की सारी फेमस जगह घुमाया करते थे। पर एक बात तो थी, हम लोगों ने बंगाल को अच्छे से नहीं घूमा था। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब बंगाल की ही बकखाली नाम की जगह पे जाएंगे। मैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा तीनों मिलके वहाँ पे चले गए। सारा दिन ट्रैवल करते करते हम लोग थक चुके थे। हमारे पैरों ने जवाब दे दिया था। पर जैसे तैसे करके हम लोग उस होटल में पहुंचे। हम लोगों ने होटल बुक नहीं की थी। हम लोगों को लगा कि वैसे भी अभी ऑफ सीजन चल रही है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। और हम सही भी थे। वो पूरी होटल में 3 या 4 रूम्स ही बुक थी। खाना खाने के बाद हम लोग फिर यहाँ वहाँ घूम आए। रात के तकरीबन 11 बजे हम लोग होटल में पहुँचे। मेरे पापा को नींद बहुत आती है और वो गहरी नींद में सोते हैं, इसलिए वो जैसे ही बेड पे गिरे वो सो गए। मैं और मेरे मम्मी इतना जल्दी नहीं सोते थे। हम लोगों ने थोड़ी बातें की और फिर सोने की कोशिश करने लगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद हम लोगों को उस रूम में से एक अलमारी है, उसमें से कुछ आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी कि कोई अपने नाखून से खुरेद रहा हो। हम लोगों को थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि वो रूम के दरवाजे और खिड़कियाँ सब कुछ टाइटली बंद थी
और ऐसा नहीं था कि बाहर से कोई भी आवाज़ आ सकती थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अंदर जाके देखूं, पर क्या करता, मेरे मम्मी को नहीं भेज सकता था। इसलिए जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा के मैं उस अलमारी को खोलने चले गया। जब मैंने उस अलमारी को खोला तो उस अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं था। वो देख के तो मैं और डर गया, पर सोचा कि शायद हमारा ही भ्रम होगा, इसलिए हम सोने की कोशिश करने लगे। पर इस बार हमने ऐसी आवाज़ सुनी जो शायद हमने पूरी जिंदगी में नहीं सुनी थी। वो आवाज़ सुन के इतना डर गए कि हम लोग अब रोने लगे थे। हमें ऐसी आवाज़ आई कि जैसे हमारे बाल कोई काट रहा हो, वो भी हमारे बेड के पास खड़े रहते हुए। आप ही सोचिए, आधी रात में आपको ऐसा लगे कि कोई आपके बाल काट रहा हो और आप उसे देख ना पाए। ये स्टोरी आपको सुनाते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम लोग फिर अचानक से उठ गए। हम लोगों ने पापा को उठा के ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, पर उन्होंने हमारी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा कि शायद कोई बाहर की आवाज़ होगी, और वो फिर से सो गए। हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने वो रात कैसे गुजारी, और दूसरे दिन हम लोग घर आ गए। ये दूसरी कहानी। थोड़े दिनों के बाद हम लोग हमारे एक चाचा जी के घर गए और उनको हम जो जो जगह घूमे थे उसके बारे में कहने लगे, क्योंकि चाचा जी की फैमिली ऐसी थी कि उनको भी हमारे जैसा घूमना पसंद था, इसलिए वो भी अच्छे से सुनने लगे। फिर मैंने उनको उस घटना के बारे में कहने की कोशिश की तो उन्होंने कहा उस होटल का नाम और एड्रेस भी अच्छे से दे दिया। शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि मैंने अब तक उनको उस होटल का नाम नहीं कहा था, ना कि उनको वो एड्रेस। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी ऐसी ही कोई घटना घट चुकी है। चाचा जी कहने लगे कि जब वो अपने दोस्तों को लेके उस होटल में गए थे तो उनको भी ऐसा कुछ अनुभव हुआ। वो दोस्तों से बातें कर रहे थे और तकरीबन रात के 12 बज चुके थे, तो वो सिगरेट पीने के लिए उस रूम से बाहर गए। वो सिगरेट पी ही रहे थे कि उनको उनके दोस्त रूपम की आवाज़ आई। वो बोल रहा था कि अंदर आ जाओ, इतनी देर बाहर मत रहो, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ थी। चाचा जी को कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फिर रूपम से बोला कि भाई रूपम, तुमने कुछ कहा क्या? तो रूपम ने बोला कि नहीं। फिर मैंने पूछा कि शायद उन्होंने आपसे मजाक किया होगा चाचा जी। फिर चाचा जी ने कहा कि रूपम सीधा लड़का है, वो ऐसी कोई भी हरकतें नहीं करता जिसकी वजह से किसी और को तकलीफ हो। और वो आवाज़ भी इतनी गाढ़ी थी कि वो आज तक उस आवाज़ को नहीं भूल पाए। अच्छा हुआ फिर दूसरे दिन ही वो सारे लोगों ने उस होटल को छोड़ दिया, वरना शायद उनके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं बिहार के पटना का रहने वाला हूँ। पढ़ाई करने के लिए मैं दिल्ली के एनसीआर के इलाके में रहता था। मेरी हॉस्टल और कॉलेज वहीं पे थी। तो हुआ यूँ कि मेरा सेमिस्टर ख़त्म हो चुका था और हम लोगों को 2 हफ्तों की छुट्टी दे दी गई थी। तो होता यूँ था कि इस 2 हफ्ते में बहुत सारे स्टूडेंट्स घर चले जाते थे। हम लोगों ने सोचा कि दूसरे दिन घर चले जाएंगे, क्यों ना आज की रात बाहर घूमे। मैं और मेरे बाकी 3 दोस्त थे। हम चारों के बीच 2 बाइक्स थी। शाम के 6 बजे हम लोग फिर वहाँ से निकल गए। हम लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। हम लोगों ने खाना खाया। हम लोगों ने मोटी जैकेट्स पहनी रखी थी, क्योंकि वो दिसंबर का महीना था और आपको तो पता ही है ठंड भी कड़ाके की रहती है। हम लोगों ने फिर टपरी पे चाय भी पी और सोचा कि अब वैसे भी लेट हो रहा है, इसलिए हमको जल्द से जल्द हॉस्टल पे पहुंचना होगा। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट लेते हैं, वैसे भी वो जंगल का रास्ता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बात यह है कि वो रास्ता ऐसा था कि वहां से मेन रोड जहाँ पे हमारी कॉलेज पड़ती है वहाँ जाने के लिए बीच में आधा किलोमीटर तक का रास्ता होता था, जो कि मेन रोड को कनेक्ट करता था। आप नहीं मानोगे, हम लोगों ने जैसे ही 100 या 150 मीटर पार किया होगा कि अचानक से हमें बहुत ठंड लगने लगी। आप कहोगे कि दिसंबर का महीना है इसलिए ठंड लग रही होगी, पर मैं आपको बता दूं यह ठंड कुछ अलग ही थी, जैसे कि 10 या 20 सेल्सियस एकदम से गिर जाए। ऐसी ठंड, हम लोगों को इतनी ठंड लगे कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर जैसे ही हम लोग मेन रोड पे आए, टेम्परेचर
एकदम नॉर्मल हो चुका था। वहाँ का तापमान हमें अब ठीक ठाक लग रहा था। मैंने फिर मेरे बाकी दोस्तों से पूछा, तुम लोगों को भी ठंड लगी क्या? तो फिर वो लोगों ने भी हामी भरी। पर जैसे तैसे करके हम हमारे हॉस्टल में आ गए और उस रात कुछ भी बोले बिना सो गए। और दूसरे दिन हम लोग घर चले गए। पहले तो थोड़े दिन सब कुछ ठीक था। मेरे पापा बिजनेस के कुछ काम से बाहर गए हुए थे। मैं और मेरे मम्मी ही दोनों थे। तो एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में मोबाइल में गेम खेल रहा था और अचानक ही मैंने मेरे मम्मी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मेरी मम्मी ऐसे कुछ चिल्ला रही थी, कौन हो तुम, चले जाओ यहाँ से, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं दौड़ते दौड़ते मेरे मम्मी के कमरे में पहुंचा। मेरे मम्मी से पूछने पर उन्होंने कहा कि यहाँ तो कुछ है जो कि उनके पीछे पड़ा है। मम्मी ने कहा कि वो एक बुक पढ़ रही थी और वो अपने बेड पे थी। अचानक ही उनको अपने बेड पे कोई वजन जैसा कुछ महसूस होने लगा और ऐसा था कि हमारा जो वो बेड था वो आवाज़ें करता था। इसलिए समझ में आ जाता था कि कौन बेड पे चढ़ा है और कौन बेड से उतर रहा है। मम्मी ने कहा कि अचानक से जिस ब्लैंकेट को उन्होंने ओढ़ के रखा था उसको एक कोने से कोई ऐसी रूह थी जो खींच रही थी और वो इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने तो मेरी मम्मी को नीचे ही गिरा दिया। जब हम लोगों ने बेड को अच्छे से चेक किया तो बेड के ऊपर मिट्टी ही मिट्टी थी। पर यह कैसे हो सकता है? मैं आपको बता दूं कि हम लोग बेड पे सोने से पहले दूसरे कपड़े पहनते हैं। हम लोगों में यह माना जाता है कि अगर बेड साफ हो तो घर में सब कुछ ठीक रहता है। इसलिए साफ सफाई का बहुत पालन करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था। हम लोगों ने फिर तुरंत ही बेडशीट चेंज कर दी, पर शायद उस आत्मा ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। फिर से वो मिट्टी बढ़ते ही जा रही थी। वो मिट्टी का कलर कुछ पीले पीले जैसा मुझे लग रहा था। फिर मैं और मेरी मम्मी जाके मेरे कमरे में सो गए। जब तक मेरे पापा नहीं आए मैं और मम्मी एक ही कमरे में सोए। फिर मेरे पापा आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मेरे मम्मी ने पहले भी इन सारी चीज़ों का सामना किया था, इसलिए वो ज़्यादा नहीं डरी और मुझसे कहा कि इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए वरना वो तुम्हारे दिमाग से खेलेगी। पता नहीं वो रोड वाली घटना और इस घटना को क्यों लिंक कर रहा हो। मैं आपको बता दूं कि जो मिट्टी हॉस्टल आने के बाद मैंने अपने जूतों से झटकी थी वही मिट्टी मैंने अपने बेड पे देखी थी, बिल्कुल पीले रंग की। शायद इसलिए मैं ये सारी चीजें लिंक कर रहा हूँ। पर अच्छी बात थी कि हम लोग बच गए थे।